प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 जून को खुद घटनास्थल पर गए थे और उन्होंने अस्पताल जाकर भी घायलों का हालचाल पूछा था। और इससे यह पता चलता है कि सरकार ने इस दुर्घटना को, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस दुर्घटना को कितनी गंभीरता से लिया है। तो सरकार को इस दुर्घटना को असल में गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार, इसने भारतीय रेल को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा है। चाहे वो आधुनिकीकरण की बात हो, चाहे वो भारतीय रेल के विस्तार की बात हो, चाहे वो नई वंदे भारत ट्रेन्स को लॉन्च करने की बात हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट की बात हो, इस सरकार ने भारतीय रेल को अपने टॉप एजेंडे में रखा है। और पिछले 9 साल में काम भी बहुत हुआ, लेकिन अब अचानक 9 साल के बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई जिससे सरकार ने जितना काम किया था उस पर आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से पानी फिर गया। और विपक्ष भी इसे लेकर बहुत सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहा है, आलोचना भी हो रही है और आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की बड़ी दुर्घटना होती है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी, सरकार इससे बच नहीं सकती। क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में बैठा करती थी तो वो भी तो ऐसे ट्रेन दुर्घटनाओं के दौरान सरकार को ही दोषी मानती थी। इसलिए अब जब उनके टाइम में ये सरकार, जब उनकी अपनी सरकार है और ये ट्रेन दुर्घटना हुई है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी लेने से कोई बच नहीं रहा, चाहे वो रेल मंत्री हों जो खुद कई दिनों तक वहां पर मौजूद रहे, और चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हों जो खुद वहां पर गए और उन्होंने खुद जाकर इस पूरे मामले का जो है मुआयना किया, लोगों से बातचीत की, वहां जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ उन्हें समझा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी इसे बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं जिससे आप मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क को अच्छे से समझ पाएंगे। भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर है। रेलवे में 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इस लिहाज से यह दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है और भारत में रेलवे को एक बहुत बड़ी जॉब प्रोवाइडर माना जाता है। इस वक्त देश भर में रेलवे के पास लगभग 22,000 ट्रेन है, जिनमें लगभग 13,000 यात्री ट्रेन है, जबकि 9,000 से ज्यादा मालगाड़ी है। इसके अलावा भारत में रेलवे 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का संचालन करता है और हमारे देश में ट्रेन करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। भारत में प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग रेल से सफर करते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर है। यानी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर लोगों को हम हर दिन भारत में इधर से उधर पहुंचाते हैं, सिर्फ भारतीय रेल के जरिए। हालांकि यहां सोचने वाली बात यह है कि भारत के रेल नेटवर्क का कुल कुछ हिस्सा 170 वर्ष पुराना है। भारत में पहली रेल लाइन अंग्रेजों ने वर्ष 1853 में बिछाई थी और 1947 तक अंग्रेजों ने भारत में 54,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक तैयार किया था। यानी 99,000 किलोमीटर में से 54,000 किलोमीटर का रेल ट्रैक आज भी अंग्रेजों के जमाने का है और इसका इस्तेमाल भारत अब भी कर रहा है। हालांकि मौजूदा सरकार में पुराने ट्रैक्स को बदलने पर बहुत खर्चा हुआ है। जैसे एक तुलना मैं आपको दिखाता हूं, 2004 से 2013 के बीच यूपीए सरकार ने पुराने रेल ट्रैक्स के रिन्यूअल पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में 1,09,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे भी बड़ी बात यह कि आज भी ज्यादातर ट्रेन में पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन और पुराने जमाने की बोगियां ही इस्तेमाल हो रही हैं। जिस आईसीएफ कोच का इस्तेमाल फिलीपींस जैसे देशों ने वर्ष 2009 में ही बंद कर दिया था, उन कोचेस का इस्तेमाल भारत में आज भी हो रहा है और इनकी वजह से कई बार ट्रेन पटरियों से उतर जाती हैं और यहां सारा दोष सिर्फ रेलवे का नहीं है। इस स्थिति के पीछे हमारे देश की राजनीति भी है। भारत का रेलवे जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए अपनी ही जमीन से अतिक्रमण हटाने की कोशिश करता है, तब इस पर खूब राजनीति होती है। आपको याद होगा हल्द्वानी में कैसे अवैध कब्जे के पूरे मामले को धर्म से जोड़ दिया गया था और कहा गया था कि सरकार और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मुसलमानों को सताकर उन्हें इस जमीन से हटाना चाहते हैं। रेलवे की न जाने कितनी जमीन पर ऐसा ही अवैध कब्जा हो चुका है, लेकिन जब रेलवे ऐसा नहीं कर पाता तो यही लोग रेलवे से पूछते हैं कि उसने इस व्यवस्था को बदलने के लिए अब तक सुधार क्यों नहीं किया। दुख की बात यह है कि इस पूरे चक्रव्यूह में आम आदमी इस तरह फंस जाता है कि
कि उसके लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें एक यात्री ट्रेन के जनरल कोच की हैं, जिसमें 70 से 72 सीटें होती हैं। आज हम आपको ट्रेन की स्थिति बताते हैं और आपको यह बताते हैं कि भारतीय रेल को कहां सुधार की आवश्यकता है। आज भी भारतीय रेल इस देश की आबादी के हिसाब से बहुत छोटी है। इस एक कोच में जहां 70 से 72 सीटें हैं, वहां अक्सर सैकड़ों लोग सफर करते हैं और आम आदमी का सफर और उसकी जिंदगी कितने कष्टों से भरी होती है रेल में, उसे आज आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझना चाहिए। हम एक ट्रेन जो भोपाल स्टेशन पे समय पहुंची है, दक्षिण एक्सप्रेस, उसके अंदर चल के दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि क्या वाकई लोगों को वो सहूलियत मिल पाती है जिसके पैसे वो दे रहे हैं। ये देखिए जनरल कोच की स्थिति, और इस बीच में ये जनरल कोच की स्थिति देखिए, 5 मिनट का स्टॉपेज है इस ट्रेन का भोपाल रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे जो हालात बने हैं, आप उससे देख के अंदाजा लगाइए कि क्या इस पे वाकई कोई चढ़ सकेगा। ये देखिए, जिसको जहाँ से जगह मिल रही है वो यहाँ से घुस रहा है। और अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। ये अंदर की तस्वीरें देखिए जनरल कोच की, कि किस तरीके से लोग, वैसे अगर देखा जाए तो इस कोच में बैठने की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो 50 लोग बैठ सकते हैं। 50 लोग क्यों, या 50 से ज्यादा है? 50 से तो बहुत ज्यादा है, 50 से तो बहुत ज्यादा है। अंदर बैठ पाए थे आप लोग आसानी से? नहीं बैठ पाए, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब तो फिर भी कम है, पहले ज्यादा थी। अभी भी देखिए आप पीछे, तो लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं इस कोच में। ये हालात इस ट्रेन के बन चुके हैं। और अंदर क्या हालात होंगे, इसके तस्वीरों को अंदाजा आप यहाँ से देखिए कि जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ से इस ट्रेन में चढ़कर बैठकर खुद को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस समय हम चारबाग स्टेशन पर हैं और आप देख सकते हैं ये है लोकमान्य तिलक मुंबई से सुल्तानपुर जाने वाली ट्रेन, और ये जनरल बोगी है। इसमें अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो लोग बैठने के लिए अभी बाहर खड़े हुए हैं और अंदर जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग गेट पे खड़े, अगर मैं कोशिश करूंगा जाने की तो आपको देखता हूं कि यहाँ पर जो लोग हैं, आपको मैं अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये आपको मैं दिखाऊंगा कैमरे में कि इसमें एक ये इस तरीके का बांध रखा है जिसमें शायद कोई बैठते हैं और उनका मानना है कि ये लटक के इसमें जाना चाह रहे हैं। ये धनबाद से फिरोजपुर ट्रेन जा रही है। एक डिब्बा जो है वो जनरल का है इसमें लगा हुआ। यहाँ के यात्रियों की आप हालात देखिए कि जो बैठने के लिए जो महिलाएं हैं ये जमीन पर बैठी हुई है, क्योंकि इनको जगह नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अंदर जाने की, लेकिन इतना स्पेस नहीं है कि अंदर जा सकूं। ये बताइए कि आप जमीन पे बच्चों को लेकर बैठी है, क्या वजह है? क्या हो जाए भैया, जगह है नहीं तो बैठेंगे कैसे? आपने टिकट लेकर इसमें सफर? हाँ, टिकट लेकर सफर कर रहे हैं। भीड़ जो है इतनी सारी है, ये ऐसे ही रहती है कि जब पहले भी आए थे सुबह तो तब भी भीड़ थी इतनी, अभी भी इतनी भीड़ है। आप रोजाना इसी तरीके से आते हैं क्या? हाँ। कोई सुविधा, कोई ऐसी आपको जगह नहीं है? आप बताइए, आप ऊपर बैठे हुए हैं। जगह नहीं है तो यहीं बैठेंगे। और जहाँ बैठे यहाँ तो सामान रखने की जगह है ना? सामान तो रखा हुआ है, थोड़ी जगह है, वहाँ हम बैठ गए हैं। लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, टिकट लिया हुआ है, भारतीय रेलवे में बैठ के सफर करते हैं। लेकिन जो जनरल बोगी है, क्योंकि इसमें जो बोगियां लगी हैं वो तकरीबन 1 या 2 बोगी लगी हुई है, तो ये जो व्यवस्था है वो धनबाद से फिरोजपुर जाने वाली ट्रेन की है। और यहाँ एक के ऊपर 2-2 तक लोग बैठे हुए हैं। एक सीट पे 2 लोग बैठे हुए, क्या वजह है? सर जगह ही नहीं है। जगह नहीं है? जगह नहीं, इसलिए कितनी दूर जाएंगे? हमको तो लुधियाना जाना सर, लगभग 700 किलोमीटर। ऐसे ही चले जाएंगे? अब देख लो, ऐसे ही जाना पड़ेगा। देखो जी, आधे तो सारे खड़े हुए हैं। मैं आपको एक पत्र के बारे में बताता हूं जो कि लखनऊ में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हरिशंकर वर्मा ने 3 महीने पहले रेलवे बोर्ड को लिखा था। और इस पत्र में उन्होंने बाकायदा यह लिखा है कि किसी भी हादसे की आशंका उन्होंने जताई और कहा कि तत्काल सुधार इसमें हमें करना चाहिए। हरिशंकर वर्मा 3 साल तक दक्षिण पश्चिम रेलवे में तैनात थे और इस दौरान वो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर थे। और वो ये कहते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान ट्रेन को गलत लाइन पर ले जाने के कई मामले सामने आए हैं।
और उन्होंने इंटरलॉकिंग के लिए बनाए गए सिस्टम को बाईपास करके लोकेशन बॉक्स में हुई छेड़खानी का मामला का जिक्र किया था और रेलवे बोर्ड को इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था 3 महीने पहले। अब आप सोचिए, इसका मतलब ये सारी चीजें भारतीय रेल में हो रही थी और अगर एक वरिष्ठ अधिकारी 3 महीने पहले रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिखता है और वो कहता है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़खानी की जा रही है और लोकेशन बॉक्स में छेड़छाड़ी करके इस दौरान कभी भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन 3 महीने बीत गए और 3 महीने के अंदर भी उनके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज हम ये मांग करना चाहते हैं कि ये जो पत्र लिखा गया 3 महीने पहले, इस रेल मंत्री को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि जब पत्र में ये सारी बातें साफ साफ लिखी हैं कि कैसे वहां पर छेड़छाड़ हो रही है, तो उन्हें इस बात की भी जांच करानी चाहिए। दूसरी जो बात है, सबसे बड़ी चुनौती भारतीय रेल के सामने ये है कि हमारा जो पूरा रेल का नेटवर्क है और जो रेल का सिस्टम है, आज भी उसमें किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचना, कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ करना आज भी बहुत आसान है। आज भी हमारे देश में अगर कोई चाहे तो रेलवे ट्रैक को उखाड़ सकता है, रेलवे ट्रैक के बीच में कुछ फंसा सकता है। अभी हाल ही में एक सामने आया था जब रेलवे ट्रैक के ऊपर किसी ने एक टायर लगा दिया था। इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती हैं और कई बार ये आपराधिक षड्यंत्र करने की मंशा से ये सारी बातें होती हैं। तो भारतीय रेल को हो सकता है इसमें षड्यंत्र हो या ना हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन आगे इस बात की बहुत संभावनाएं होंगी कि अगर किसी को भारत के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ना है, भारत को परेशान करना है, एक ही बार में 200-400 लोगों की जान लेनी है, तो ये काम रेलवे के जरिए कितनी आसानी से किया जा सकता है। आज आपको इन तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो उन मृतकों के शवों की हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। इन शवों को घटनास्थल से कैसे बेरहमी से एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाला जा रहा है, लादा जा रहा है और कैसे मरने के बाद भी इनके साथ व्यवहार हुआ, ये आज आपको देखना चाहिए। हम पूरा तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता सकते हैं कि लाशों के साथ भी सम्मान से नहीं पेश आ रहे हैं लोग। लाशों को भी ऐसे पटक पटक कर डाला जा रहा है कि इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो परिवार वाले हैं, उनकी भी रूह कांप उठेगी। भारत आम लोगों का देश है, या कह लीजिए गरीबों का देश है, जहां 142 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ लोग मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं या फिर गरीबी रेखा के नीचे हैं।